हेलो, स्वागत करते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लियो क्लासेस पे। जी हाँ, आज से शुरू करते हैं हम लोग क्लास 10th के चैप्टर्स को पढ़ना। जो 2024-25 में जो बच्चे हैं एग्ज़ाम देने वाले, उनके लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज जो कवर करने वाले हैं वो है हमारा पोयम। एकदम बेसिक से पोयम शुरू करेंगे। हर पोयम को डिक्लेयर करेंगे कि कैसे कैसे समराइज़ करना है, कैसे उसमें लिटरेरी डिवाइस का यूज़ किया गया है, पोएटिक डिवाइस का यूज़ किया गया है, या फिर क्वेश्चन आंसर कैसे कैसे आते हैं। ये सारी जो प्रॉब्लम आपके एग्ज़ाम में आने वाली है उसी को डिक्रीट करने के लिए हमने ये वीडियो बनाना शुरू किया है। और आगे आप लोग को ऐसे बहुत सारे बेहतरीन वीडियो मिलने वाले हैं जिसमें आप लोग का एक एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। बस आपको इतना काम करना है कि जो भी चैप्टर पढ़ाया जाए उस चैप्टर को बड़े ध्यान से देखना है। शॉर्टकट कुछ नहीं होता है, आपको पढ़ना है, देखना है, कैसे आपको समझना है कि इस पोयम में, किसी भी पोयम में किस तरह से क्या क्या चीज़ें मिलाकर बनाई जाती है। ये सारी चीज़ का हम चर्चा करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो आज हम टॉपिक की बात जैसा कर रहे थे, आपने देखा होगा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है कि पोयम है जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। ये पहला पोयम है। ये कहाँ मिलेगा? तो आपके फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है फर्स्ट फ्लाइट। हाँ, देखेंगे फर्स्ट फ्लाइट से लिया गया है। फर्स्ट फ्लाइट के फर्स्ट चैप्टर में ये है डस्ट ऑफ स्नो। वहाँ पर ये राइटर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसमें जो आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वो है आपका समरी, राइमिंग स्कीम, पोएटिक डिवाइस जो कि यूज़ किया गया है यहाँ पर, और क्वेश्चन आंसर जो बहुत ज़रूरी होता है। ये सारी चीज़ें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पोयम को देखते हैं और पोयम को पढ़ते हैं। क्या लिख रहा है पोयम, देखेंगे आप लोग। पोयम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो। इस पोयम में क्या लिखा है इसके बारे में आप चर्चा कर सकते हैं, देख सकते हैं। इस साइड में लिखा हुआ है आपका पोयम डस्ट ऑफ स्नो में क्या लिखता है कवि, जिसका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में आप लोगों ने क्लास 9th में एक चैप्टर पढ़ा था, याद होगा कुछ बच्चों को। वो चैप्टर था द रोड नॉट टेकन। द रोड नॉट टेकन जो चैप्टर था वो इन्हीं के थ्रू लिखा गया था, इन्होंने ही लिखा था, कंपोज किया था उसको। यहाँ पर हम इंट्रोड्यूस करेंगे डस्ट ऑफ स्नो। पहला चैप्टर में पहली बार इनकी पहला पोयम दिखा जा रहा है, ठीक ना। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। देखेंगे यहाँ पर जो यूज़ किया गया है दो स्टांजा का है। स्टांजा मतलब क्या होता है आप लोग समझेंगे। स्टांजा क्या होता है? स्टांजा को हम हिंदी में चौपाई के नाम से जान सकते हैं। अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर 4 लाइनें की हैं। द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। देख रहे हैं, ठीक है। स्टांजा जो होता है वह स्टांजा को हम क्या बोलते हैं? चौपाई बोलते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। बात हम यहाँ पर एक और बात हम करते चलते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से क्या कह रहा है। सिंपल सा अर्थ देखिए, कोई भी कवि का दो बातें होता है। एक कवि कहता है कि सिंपल सी बात में कि आप उसका अर्थ जेनरिक अगर हम बात करें तो क्या अर्थ हो सकता है। एक कौवा है जो एक डाल पे बैठता है और डाल पे बैठने की वजह से क्या होता है, डस्ट गिर जाता है पोएट के ऊपर और उसकी वजह से उसके अंदर चेंजेज हो जाती हैं। और वो चेंजेज इतना लाता है कि वो जो उस दिन गुस्सा होता है या उस दिन वो रूड रहता है, उस रूड वाले मूड में बदलाव आ जाता है। रूड वाले मोड में बदलाव आ जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। ऐसे ही कुछ चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे क्या लिख रहा है कि जिस तरह से एक कौवा क्या करता है, शुक डाउन ऑन मी। मी यहाँ पर यूज़ किया गया है किसके लिए? मी है आपका पोएट के लिए बात कर सकते हैं या नरेटर को कह सकते हैं। मी यूज़ किया गया है। जिस तरह से एक कौवा क्या करता है, शुक को शेक से बनाया गया, शेक शुक सेकंड, ठीक है। तो शुक डाउन ऑन मी जो उसके ऊपर डस्ट गिरा देता है। क्या गिराता है? द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। हेमलॉक का ट्री से जो उसके ऊपर डस्ट गिरा देता है, किसके ऊपर? पोएट के ऊपर, मी के ऊपर, मेरे ऊपर नहीं यहाँ बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है पोएट के ऊपर। जिस तरह से एक कौवा डस्ट ऑफ स्नो को क्या करता है, ऊपर से गिरा देता है। किसके ऊपर से? हेमलॉक के ट्री से, जिसकी वजह से हैज़ गिवन माई हार्ट, उसने बदलाव ला दिया। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, एक मूड बदलाव कर देता है, ठीक है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्रीम्ड, और मेरे ज़िंदगी के कुछ पल
वो बचा लेता है। कैसे पल बचा लेता है? सेव्ड सम पार्ट। कुछ जब मैं नाराज रहता हूँ, मैं गुस्सा रहता हूँ, एंग्री रहता हूँ, वैसी स्थिति में ये क्या करता है कि हमारा कुछ पल ये बचा लेता है गुस्सा होने से। तो ये था हमारा पोएम जिसका नाम था डस्ट ऑफ स्नो, जिसको हमने पढ़ा, समरी की बात हमने किया। अब आता है राइमिंग स्कीम की। राइमिंग स्कीम क्या है? तो राइमिंग स्कीम हिंदी में आप समझें तो लय। हमारे यहाँ आपने सुना होगा लय या ताल, सुना है? लय या ताल किस तरह से बोला जाता है? अगर ध्यान से देखें तो अंतिम वाले वर्ड को हम देखेंगे, अंतिम वाले वर्ड को देखेंगे। अंतिम वाले वर्ड में देखें वहाँ पर तो क्या लिखा है? क्रो, मी, स्नो, ट्री। तो देखेंगे कि एक वर्ड छोड़ छोड़ के यहाँ पर कुछ चीज़ें आ रहा है। जैसे अगर मान लो यहाँ पर दिया है क्रो, एक मिनट मैं देखता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे जैसे हमने लिखा क्रो, क्रो से देखेंगे मैचिंग वर्ड क्या है? स्नो। उसी तरह से मी से मैचिंग वर्ड क्या है? ट्री। देखेंगे मी से ट्री। उसी तरह से आ रहा है हार्ट, फिर और इसके बाद आता है पार्ट। ठीक है, उसी तरह एक वर्ड आया है मूड और दूसरा आया है रूड। देखेंगे तो अब इसको हम जो जो मैचिंग है उसको हम लिख लेते हैं ए, दूसरा है बी, तीसरा हम मान लेते हैं सी और चौथा मान लेते हैं डी। समझ लिए? ए बी सी डी, ये हमारे 4 आ गए। तो जहाँ जैसे जैसे दिया वैसे लिख लेंगे। मतलब अगर क्रो दिया है तो ए मान लेंगे, क्रो दिया है तो क्या मान लेंगे? ए। और स्नो दिया है और फिर इसके बाद मी दिया है तो मी को हम क्या मान लेंगे? बी। तो यहाँ पर जो राइमिंग स्कीम निकल के आ रहा है वो है आपका ए बी, यही आपका निकल के आ रहा है पहले वाले स्टांजा में। दूसरे स्टांजा में अगर हम चले तो क्या था? हार्ट, पार्ट। तो उसको भी अगर स्टांजा दिया रहेगा तो स्टांजा के अनुसार से चलेंगे। नहीं अगर दिया है, अगर मैं पूरा पोएम दिया है अब फिर पूछ रहा है तो फिर आगे चलेंगे सी डी देख लेंगे। सी डी हार्ट, पार्ट, तो हार्ट, मूड, पार्ट, रूड, ये देखेंगे। तो ऐसा कुछ आपके पोएम में दिया हुआ है। ठीक है ना? अब यहाँ पर हम थोड़ा सा सिंबलाइज करेंगे, देखेंगे क्या क्या चीज़ है। तो ये हमारा सबसे पहले आपने समझा कि राइमिंग स्कीम क्या क्या इसमें यूज़ किया गया है। ठीक है, अब बात आता है कि इसमें पोएटिक डिवाइस कौन कौन सा यूज़ किया गया है। पोएटिक डिवाइस की हम बात करेंगे। ठीक है, तो पहले ये वाला हम इरेज कर लेते हैं। देखो कोई भी पोएम है आपको अगर पढ़ना है ये तो बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, पोएम के बारे में जानना पड़ेगा कि पोएम में क्या क्या चीज़ें होती है। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है कि एग्ज़ाम में ये पता नहीं होता कि कहाँ से आएगा। ये सब जानकारियाँ आपको होना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में इससे 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। और मैं बताता चलूँ कि पोएम क्यों ज़रूरी है कि पोएम से कम 10 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। 5 नंबर का तो क्वेश्चन ऐसे आ जाता है आपका। कैसे? मतलब कि एक्सट्रैक्ट बेस पर आता है। एक्सट्रैक्ट बेस का क्या होता है कि जैसे कि मैंने ये पोएम दे दिया, पोएम के कुछ पार्ट दे दिए और उस पर मैंने लिख दिया, कुछ क्वेश्चन दे दिया, 5 क्वेश्चन दे दिए, 4 क्वेश्चन दे दिए, तो वो 5 नंबर कन्फर्म है। एक बात याद रखना, पोएम जो पढ़ाया जा रहा है वो 5 नंबर कन्फर्म है, 5 नंबर आपके आने ही वाले हैं। अब ये पोएम कौन सा है ये आपको पता नहीं है, इसलिए थोड़ी सी जानकारी होता है और नंबर पूरे मिल जाते हैं 5। ज़्यादा मेहनत नहीं होता है और मिल जाते हैं आपको 5-5। ठीक है, तो चलते हैं। तो ये था हमारे पोएम का समरी हो गया, राइमिंग स्कीम हो गया। अब अगला पॉइंट चलते हैं, पोएटिक डिवाइसेस में कौन कौन सा यूज़ किया गया है। ठीक है, बात करेंगे पोएटिक डिवाइस की। तो पोएटिक डिवाइस से हम देखते हैं, देखिए पोएटिक डिवाइस क्या होता है। पोएटिक डिवाइस, अब ये क्या होता है इसके लिए मैं स्पेशल आप लोग को वीडियो दे दूंगा। ठीक है, उसको आप लोग पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि पोएटिक डिवाइस क्या होता है। ऐसे क्या होता है कि हर पोएम के साथ जो जो पोएटिक डिवाइस यूज़ किया गया है मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि कौन कौन सा पोएटिक डिवाइस यहाँ यूज़ किया गया है। ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं, ये छोटा सा पोएम है जिस पोएम की मैं बात कर रहा था, इसमें 5 पोएटिक डिवाइस यूज़ किए गए हैं। अब किस तरह से क्या पूछता है वो आपको जानकारी होना चाहिए। बाकायदा मैं बताता चलूँ कि पहला आता है, पहला जो डिवाइस यूज़ किया गया है इमेजरी। इमेजरी क्या होता है पहले समझेंगे।
इमेजरी क्या होता है? पोएटिक डिवाइस में पहला आता है हमारा इमेजरी। देखें, इमेजनरी नहीं है, ये आपका साइंस नहीं है, इमेजरी है। इमेजरी को ध्यान से देखें तो इसमें एक वर्ड छुपा हुआ है, वो इमेज। कहने का मतलब इमेज तैयार करना, मतलब इमेज क्या होता है? चित्रकारी करना या फोटो वगैरह दिखाना, बताना, ये सब चीज़ें यहाँ पर आ रहा है। तो इमेज में क्या आ रहा है कि अगर फ्रॉस्ट यहाँ पर देखेंगे, फ्रॉस्ट ने बहुत सारी इमेज का यूज़ किया है, इमेजरी का यूज़ किया है। जैसे क्रो का बता रहे हैं, क्रो का शेकिंग बता रहे हैं, हिलना डोलना, या मतलब यहाँ पर याद रखेंगे कि जब भी हमारी फीलिंग से जोड़कर, फीलिंग हो, कलर हो, ठीक है, फीलिंग हो, कलर हो, नेचर हो, याद रखेंगे नेचर हो, तो ये सब चीज़ें जब भी आएगी नेचर से जुड़ा हुआ, नेचर मतलब क्या है? यहाँ हम लोग ट्री की बात कर रहे हैं, तो ट्री की बात कर रहे हैं, ट्री क्या है? नेचुरल है। अगर क्रो की बात करते हैं, क्रो भी क्या है? नेचुरल है, नेचर है। तो नेचर समझ में आ रहा है कि ये क्या है? तो क्रो नेचर से जुड़ा हुआ है, ट्री नेचर से जुड़ा हुआ है। इसी तरह से एक और वर्ड आ रहा है जो आप लोग देखेंगे, स्नो। तो ये भी स्नो जैसे कैसा होता है? वाइट होता है। तो हमको फीलिंग से रिलेटेड ये सब चीज़ के अंदर अगर हम बात करें कि स्नो कैसा होता है, तो वाइट कलर का होता है। तो इसकी वजह से हम देखेंगे क्रो कैसा होता है? ब्लैक कलर होता है। ट्री कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है। तो ये हमारी फीलिंग से रिलेटेड जब भी कोई चीज़ें, कोई डिवाइस यूज़ किया जाए, पोएम को बताएं, पोएम जो यूज करता है, पोएम जब भी यूज़ करे क्या चीज़? ऐसा डिवाइस या ऐसी चीज़ें, ऐसी लाइन यूज़ करे जिसमें ये लगे कि ये नेचर के सानिध्य है, मतलब कि नेचर से जुड़ा हुआ है, तो उसको हम मान लेते हैं इमेजरी। क्या मान लेते हैं? इमेजरी। तो यहाँ पर पूछ सकता कि इमेजरी कैसा है, तो इसमें बोल सकता है, एक लाइन दे देगा और बोलेगा कि इसमें कौन सा डिवाइस यूज़ किया गया है। तो आप इमेजरी भी बता सकते हैं, आपके पास एक्सप्लेनेशन भी होना चाहिए, एक्सप्लेन कर पाते हैं तो सही है, अदरवाइज नहीं। दूसरा बात करता है कि यहाँ पर इमेजरी हो गया, दूसरा आता है सिंबलिज्म। सिंबलिज्म, अब सिंबल है, सिंबल याद रखेंगे। सिंबलिज्म की क्या बातें करता है? यहाँ पर देखेंगे कि द क्रो एंड स्नो हैव अ सिंबॉलिक मीनिंग। अगर क्रो की और स्नो की हम बात करें तो ये सिंबॉलिक मीनिंग है, याद रखेंगे। और डस्ट का भी हम बात करें तो वो क्या है? सिंबॉलिक मीनिंग है। तो यहाँ पर क्रो ऑफन रिप्रेजेंट डेथ और चेंज। क्रोज की हम बात करते हैं, सिंबल अगर हम बात देखें क्रो, तो क्रो को हम किसकी तरह से मानेंगे? डेथ की तरह सिंबल किया जाता है। डेथ, मौत से जुड़ा हुआ, काँव काँव करता है, तो कर्कश आवाज़ें हमारे लिए डेथ को सिंबलाइज करने की बात करता है, मौत की बात करता है। या फिर चेंजेज, दुनिया में चेंजेस जो होता है वो चेंज की बात करता है, ठीक है। क्या हुआ? चेंज, क्रो को सिंबलाइज किया गया है। उसी तरह से अगर हम बात करें स्नो की बात करते हैं, तो स्नो कैसा होता है? स्नो वाइट होता है। तो ये किसकी बात करता है? प्योरिटी की बात करता है, प्योरिटी की बात करता है। किसकी बात करता है? प्योरिटी की बात करता है। और रिन्यूअल की बात करता है, ये भी चेंज है, ये भी रिन्यू करता है, रिन्यूअल की बातें करता है, ठीक है। तो ये देखेंगे स्नो, क्रो दोनों चीज़ सिंबलाइज किया गया है। और डस्ट ऑफ स्नो की बात करें कि जिसको हमने बोला डस्ट ऑफ स्नो, तो स्नो को एक तरह से मान सकते हैं लाइफ की तरह, और डस्ट को मान सकते हैं बर्डन की तरह। किस तरह से? बर्डन, याद रखेंगे, बर्डन की तरह मान सकते हैं। तो ये भी सिंबलाइज किया गया एक तरह का, ठीक है। सिंबलिज्म में देखेंगे सिंबलाइज कैसे किया गया है। तो डस्ट ऑफ स्नो में क्या देखेंगे? डस्ट ऑफ स्नो में लाइफ को दिखा, स्नो लाइफ को दिखा सकते हैं। यहाँ पर भी बोल रहा है डेथ हो गया, तो स्नो क्या हो गया? प्योरिटी या रिन्यूअल, एक नई जिंदगी को बात बोल रहा है, तो उस तरह से मान सकते हैं। और ये बर्डन को मान रहा है, ठीक है। इसके बाद आता है, इतना तो समझ में आ गया होगा आप लोग को, आई डोंट होप कि नहीं समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया होगा, फिर से देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। अगला पॉइंट आता है हमारा, ये हमारा हो गया इमेजरी और सिंबलिज्म। अब इसके बाद आता है मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन, दो और हैं, इसी में यूज़ किया जाता है। कैसे कैसे यूज़ किए जाएंगे वो सब सारी चीज़ें बताएंगे। तो अगला पॉइंट आता है तीसरा, जिसका नाम है मेटाफर। मेटाफर क्या है? देखेंगे मेटाफर, ठीक है, जब दो चीज़ों के आपस में कंपेयर किया जाए और डायरेक्टली किया जाता है कंपेयर, तो उसको हम मेटाफर बोलते हैं। और जबकि इनडायरेक्टली एज की बातें करके किया जाता हो तो वो क्या होता है? वो होता है सिमिली, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं मेटाफर की, ठीक है। तो देखिए मेटाफर कैसा यूज़ किया गया है इसमें। देखिए, द कंपेरिजन ऑफ द क्रो एक्शन टू चेंज इन द स्पीकर्स हार्ट, बोल रहा है दो चीज़ का कंपेयर कर रहा है। क्या चीज़? चेंज ऑफ मूड, चेंज ऑफ मूड, कौवे की वजह से मूड का चेंज होना।
क्रो की वजह से मूड का चेंज जो होना है उसकी वजह से यहाँ पर यूज़ किया गया, कौवे ने मूड चेंज किया डायरेक्टली, तो कौवा को कैसे मान लिया गया, मेटाफर की तरह डायरेक्टली बोला कि कौवा चेंज कर दिया हमारा मूड। नहीं बोलते यार बट दिमाग खराब करके रखे हो यार, तुमने तो मेरा मूड चेंज कर दिया, मेरा मूड बिगाड़ दिया यार, तो मूड बना दिया या मूड बिगाड़ दिया। तो ये कैसा करता है, डायरेक्टली किसी एक्शन को कंपेयर किया जा रहा है तो वो क्या हो गया, मेटाफर। याद रखेंगे क्या हो गया, मेटाफर, याद रखेंगे। अगला पर्सोनिफिकेशन की हम बात करते हैं, तो पर्सोनिफिकेशन कैसा होता है, ठीक है, पर्सोनिफिकेशन। तो अगर हम चौथा पॉइंट में देखें पर्सोनिफिकेशन, एक एक पॉइंट आपका छूटने वाला नहीं है डियर, याद रखेंगे एक भी पॉइंट छूटने वाला नहीं। पर्सोनिफिकेशन, जब पर्सोनिफिकेशन मतलब कि अगर यहां पर थर्ड पर्सन ही सी इट का यूज किया जाए सेंटेंस में यानी पोयम में, तो ये क्या चीज हो जाएगा, जहां कोई पर्सन नहीं है फिर भी पर्सन की तरह यूज किया जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा पर्सोनिफिकेशन। अगर ध्यान से देखें पर्सोनिफिकेशन में द क्रोज एक्शंस इज पर्सोनिफाइड गिविंग द बर्ड्स ह्यूमन लाइक एजेंसी इन अफेक्शन द स्पीकर्स मूड। स्पीकर्स मूड को क्या करता है, ये चेंज करता है। तो यहां पर ध्यान से देखें कहां कौन से लाइन में है, तो हैज चेंज्ड, हैज गिवन माई हार्ट। अब हैज गिवन क्या है, हैज कौन, क्रो, अ क्रो इज यूज फॉर इट, इट हैज, आपको पता होगा हैज किसके साथ लगता है, तो ही सी इट के साथ क्या लगता है, हैज, याद है आप लोग को। तो यहां पर हैज गिवन माई हार्ट, तो कौन, क्रो, क्रो मतलब इट, तो यहां पर एजा किया, उसने मेरे मन को, उसने मेरे दिल को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, बदलाव ला दिया। तो यहां पर हम देखेंगे हैज गिवन माई हार्ट, तो ये किसके लिए यूज किया गया है, इट के लिए, तो ये देखेंगे पर्सोनिफिकेशन का यहाँ यूज किया गया है। अब ये हो गया पर्सोनिफिकेशन के अनुसार से, ठीक है। एक और आता है इंजैममेंट। अब इंजैममेंट क्या होता है, ठीक है, तो इंजैममेंट क्या होता है कि विदाउट फुल स्टॉप आप क्या करें ना कि बस एंटर दबा दें। एंटर जानते हैं आप लोग, कंप्यूटर की लैंग्वेज में एंटर जानते होंगे, मतलब कि सेंटेंस पूरा नहीं हुआ तब तक आप एंटर मार दें, ऐसा। तो ध्यान से देखें इसमें फ्रोस्ट यूजेज इंजैममेंट व्हेन अ सेंटेंस और फ्रेज कंटिन्यू इनटू द नेक्स्ट लाइन विदाउट पंक्चुएशन मार्क। तो इंजैममेंट का मतलब क्या हो गया, यहां पर देख लेंगे, ये पांचवा पॉइंट मैंने जैसे बताया था, इंजैममेंट, ठीक है। इंजैममेंट मतलब होता है कि अगर मान लो कि कोई पोएम, जैसे मैंने लिखा कि आई एम रीडिंग अ न्यूज़ पेपर, समझना, इस बात को समझने के लिए मैं दे रहा हूँ, या पोएम की बात नहीं कर रहा हूँ, पोएम समझ लेंगे आप लोग, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि यहाँ से गया और यहाँ तक पढ़ा रीडिंग, और यहीं पर मैंने एंट्री मार दी, इसी को हटा के यहाँ से लिखे अ न्यूज़ पेपर। इसके बाद अगला लाइन यहाँ से फुल स्टॉप होना चाहिए, लेकिन फिर अगला है व्हेन सी केम टू मीट मी। अब मैंने ये क्या लिखना था, ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट सीधे जाना था, पूरा स्टेटमेंट सीधे जाना था, लेकिन सीधे ना जाकर हमने क्या किया, इंजैममेंट क्या कर दिया, उसको नीचे की तरफ लिख दिया। इसमें देखो फुल स्टॉप कहीं दिया है, अंत में फुल स्टॉप दिया है, देखिए यहां से शुरू हुआ, अंत में फुल स्टॉप। तो सेम 4 लाइन का जो पोएम अभी आपने देखा द डस्ट ऑफ स्नो में, जो पहला है पोएम का, वो देख रहे हैं वो क्या लिख रहा है, वो चारों का चारों पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा, 4 पॉइंट कैसे दिया है, वो चारों क्या किया है, बिना फुल स्टॉप का दिया है। तो ये भी यहाँ पर यूज़ किया गया, ये अपना होता है, ये पोएट का अपना स्टाइल होता है लिखने का, लोगों को अट्रैक्ट करने का। वो चाहता तो एक लाइन लिख देता, एक लाइन लिख देता और कह देता कि हाँ जी हो गया, डन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारे 5 पॉइंट, ठीक है, जिसमें मैंने आप लोग को बताया कि इस पोएम में जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो में 5 पोएटिक डिवाइस यूज किए गए हैं, वो सारा चीज़ मैंने इधर डिस्क्लोज कर दिया, बता दिया आप लोग को कैसे कैसे हैं। अब बात आता है कि क्वेश्चन आंसर, ठीक है, इसी के साथ पढ़ते चलते हैं। देखो एक बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, नहीं तो मत पढ़ो, मैं सीधे बोलता हूँ, छोटे छोटे चीज़ें बस, फॉर्मेलिटी मत करो। एजुकेशन इज नॉट अ फॉर्मेलिटी, एजुकेशन इक्वल टू क्वालिटी, याद रखें। अ क्वालिटी कम्स स्लोली, सीधे, क्वालिटी धीरे धीरे आता है, अचानक एक बार में नहीं आता है। अगर कोई कह दे कि नहीं एक बार में क्वालिटी आ जाए, नहीं,
इट टेक्स टाइम। सेम चीज़, जैसे ये मूड चेंज कर रहे हैं तो अचानक चेंज हुआ, मूड चेंज हुआ। लेकिन देखिए आगे, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बहुत अच्छा लग रहा होगा। ये क्लासेस समझ के, मन लगा के पढ़िएगा, समझ के पढ़िएगा। ये 2 चैप्टर, आगे के 2-3 चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और हर बार एग्जाम में आते हैं। तो उसी दृष्टि से मैं वैसे वैसे क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चंस की हम बात करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, देखो समरी हो गया। ठीक है, वो सारी पॉइंट मैंने डिस्कस कर दिया आपसे। अब आपको समरी नहीं लिखने के लिए आता है, पहली बात बता रहे हैं, समरी लिखने के लिए नहीं आता है। समरी क्यों बताया जाता है? तब बोलोगे तुम लोग कि सर समरी क्यों बता रहे हैं? तब जब आता ही नहीं है जी तो बताते क्यों हो? क्यों टाइम पास कर रहे हो? आप यही बोलने वाले हो। मैं सही बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है डियर। अगर समराइजेशन आ गया, आपको समझ में आ गया उस पोयम में क्या कहना चाह रहा था, तो शायद आप क्वेश्चन आंसर भी लिख पाएंगे। समझे? क्वेश्चन आंसर जरूर लिख लेंगे। तो हम अगला पॉइंट लिखते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 3 तरह का क्वेश्चन आ सकता है इसमें से, मैं आपसे बात करता चल रहा हूँ। ठीक है, देखिए इसमें 3 तरह का क्वेश्चन आ सकता है। कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन 3 तरह का आएगा। एक तो एमसीक्यू आ सकता है, एमसीक्यू, या थोड़ा लॉन्ग टाइप का लिखने का क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा सा लॉन्ग टाइप। और तीसरा क्वेश्चन पोएटिक डिवाइस से आ सकता है। याद रखेंगे कैसे क्वेश्चन आ सकता है। एक आ सकता है एमसीक्यू, ठीक है। दूसरा थोड़ा शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन जो लिखते हैं लिखने के लिए, शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन आएगा, तीसरा क्वेश्चन आ सकता है पोएटिक डिवाइस से। याद रखेंगे किसी भी पोएम में ये चीज़ें आएगा, पोएटिक डिवाइस से रिलेटेड आएगा, ठीक है। तो एमसीक्यू तो आसान लगेगा कि सिम्बलाइज करके कुछ भी चीज़ें दे देगा, वो समझ में आएगा। शॉर्ट टाइप, ये 3 ही तरह के क्वेश्चन आते हैं। और ये 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं जो कि 5 मार्क्स लेकर आते हैं। याद रखें 5 मार्क्स आपके लेकर आते हैं एग्जाम में। आपको समझ में आना चाहिए। अगर शॉर्ट टाइप लिखने के लिए आता है, अगर 1 या 2 नंबर का है, तो आपको याद रखना पड़ेगा 30 to 40 वर्ड्स में लिखा जाएगा। ज़्यादातर कोशिश ये रहेगा 30 to 40 वर्ड्स में। शॉर्ट टाइप्स जो क्वेश्चंस होते हैं वो। एमसीक्यू कैसे लिखना है, एमसीक्यू के लिए ध्यान देना है यहाँ पर कि एमसीक्यू कैसे लिखना है। सर देखो थोड़ी सी वीडियो लंबी है, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट की हो सकती है, लेकिन एक बार जो कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा ना, तो एग्जाम में आसान लगेगा। अभी भले ही बोरिंग लग रहा होगा आपको, अच्छा नहीं लगेगा, बट याद रखना लिटरेचर में मन लगाना पड़ता है। और मन लगाओगे, अगर यहाँ फन करेंगे तो फन से एग्ज़ाम नहीं आएगा। याद रखेंगे, थोड़ी सी सीरियस हो जाओ, थोड़ा सा पढ़ाई कर लो, क्योंकि अब क्या बोलते हैं, मंथ भी बहुत कम रह गए हैं आप लोग के लिए, तो पढ़ना जरूरी है। एमसीक्यू आएगा तो एमसीक्यू में कैसे लिखना है। अगर मान लो कि पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन और इसका एमसीक्यू दिया है, इसका आंसर बी है, तो बी लिखना है और साथ में आंसर भी लिखना है। ऐसा लिखना है। याद रखेंगे एग्जाम में यही होता है तरीका। यह नहीं है कि कोई लड़का लिख देगा बी हो गया, ये गायब। तो एग्जामिनर जो होता है, जो आपके कॉपी चेक कर रहा है, वो यही चीज़ ध्यान देता है कि इसने लिखने का तरीका कितना है, ऑब्जर्व किया है, लिखा है सही कि नहीं लिखा है। ये नहीं मेंशन करता है कि राइटिंग आपकी कितनी गंदी है, थोड़ी सी साफ हो, हाँ रीडेबल होना चाहिए आपकी राइटिंग। रीडेबल समझते हैं आप लोग, रीडेबल हो जिसमें आप पढ़ पाएँ, समझ पाएँ उस चीज़ को, तो रीडेबल। याद रखेंगे कभी भी क्वेश्चन लिखें, अगर दूसरा का बी है तो दूसरा का बी और साथ में आंसर पूरा लिखेंगे। याद रखेंगे, गुड। पोएटिक डिवाइस व्हाट आई हैव डिस्कस्ड बिफोर, जो पहले मैंने बताया था वो यूज़ करना है। तो देखिए 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं और समझ लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारे लिए आ जाइए जी, पहला क्वेश्चन हमारे बच्चों को दीजिए। पहला क्वेश्चन है एमसीक्यू बेस पे। देखिए मल्टीपल चॉइस बेस पे पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे जाएगा, वो आप लोग देखेंगे। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये जरूरी है डियर। देखो आप लोग पढ़ रहे हो, मैं पढ़ाने के लिए इधर आया हूँ और कोशिश करूँगा कि आप लोग को बढ़िया से बढ़िया चीज़ें बताऊँ, ठीक है। जो चीज़ें नहीं मिल पाता है वो चीज़ मैं देने के लिए यहाँ आया हूँ। देखिए आगे अगला बात करते हैं कि पहला एमसीक्यू क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, देखेंगे वहाँ पर आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है कि व्हाट बर्ड इज डिस्क्राइब इन दिस पोएम। कौन सा बर्ड का डिस्क्राइब किया गया है इस पोएम में। आप देखते देखते आंसर करने वाले हो। ए बी सी डी। पहला है ए रॉबिन, क्रो, स्पैरो, फिंच। कौन सा बर्ड है? ऑफ कोर्स कहोगे क्रो, ठीक है, क्रो, गुड। अगला देखिए हम, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज शेकन फ्रॉम द हेमलॉक ट्री।
हेमलॉक ट्री से क्या गिरा दिया गया? हेमलॉक ट्री से क्या गिर गया? तो क्या गिरा था? पहला क्वेश्चन लीव्स, देखेंगे लीव्स, डस्ट ऑफ स्नो, ब्रांचेस, फ्रूट्स। क्या गिरा था? पेड़ के ऊपर से, हेमलॉक के ट्री के ऊपर से क्या गिरा था? पत्ते गिरे थे, डस्ट ऑफ स्नो गिरा था, ब्रांच गिर गया था, या फ्रूट गिरा था? आप लोग बताओ, कमेंट भी करते जाओ। ओके, वेरी गुड। तो यहां पर हमारा आंसर निकल के आ रहा है डस्ट ऑफ स्नो। वेरी गुड, डस्ट ऑफ स्नो। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट, व्हाट इज द टोन ऑफ द पोयम? पोयम का टोन क्या है? आप लोग बताइए। टोन समझते हैं आप लोग? टोन मतलब कैसे यूज किया जाए, किस लिहाज में बोला है, ठीक है। व्हाट इज द टोन? यहां पर टोन कैसा है, बोलने का तरीका कैसा है, तजुर्बा कैसा है? व्हाट इज द टोन? तो देखेंगे सैड है, जॉयफुल है, रिफ्लेक्टिव है, एंग्री है, किस तरह का है? तो देखो सैड है कि जॉयफुल है? सैड और जॉयफुल तो दिख नहीं रहा हमको, तो रिफ्लेक्टिव यहां हो सकता है आंसर। रिफ्लेक्ट मतलब कि जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में कुछ चेंज आ जाए, बदलाव आ जाए, तो रिफ्लेक्ट कर रहा है हमारी कमियों को और अच्छाइयों को और कमियों को, ये चीज़, ठीक है। तो ये था हमारा कुछ MCQ। इसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं, शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन है, देखेंगे। जैसे मैंने डिस्कस किया था, व्हाट इज द स्पीकर्स मूड एट द बिगिनिंग ऑफ द पोएम? शुरुआत में पोएट का मूड कैसा है? शुरुआत में पोएट का मूड कैसा है, ये बताना है आपको। व्हाट इज द स्पीकर्स मूड एट द बिगिनिंग ऑफ द पोएम? कैसा था? तो बोल रहा है सबसे पहले आपको कैसे लिखना है, समझेंगे इस चीज़ को, कि शुरू में वो गुस्सा था, एंग्री था, बाद में उसका मूड चेंज हुआ, क्योंकि बोलता है कि कुछ देर से पहले से मैं रूड था, RUID, रूड मतलब गुस्सा था, नाराज था। तो अब इससे नहीं बात है, नाराज था, जिसकी कौवे की वजह से उसका मूड चेंज हो गया। हाउ डज द क्रोज एक्शन अफेक्ट द स्पीकर्स हार्ट? दिल पर क्या प्रभाव पड़ा, मन पे क्या प्रभाव पड़ा, यहाँ पर मूड पे क्या प्रभाव पड़ा? तो कौवे की डाली पर बैठने की वजह से जो सैकिंग हुआ, जो बर्फबारी हुआ, बर्फ गिरा, बोले तो डस्ट ऑफ स्नो गिरा, बर्फ नहीं गिरा, डस्ट ऑफ स्नो गिरा, वो चीज़ें पोएट के मन को विचलित कर देता है, बदल देता है, ये चीज़ है। अगला बोले व्हाट इज द सिंबॉलिक मीनिंग ऑफ द स्नो इन द पोएम? मैंने बताया स्नो का मतलब क्या होता है, तो प्योरिटी, मन साफ हो गया, मन धुल गया। बोलते हैं ना गंगा नहा लो एक बार, सब ठीक हो जाएगा। तो गंगा नहाने का मतलब क्या है? वाई वी गो टू टेक अ बाथ इन गंगा? बात सिंपल सी बात है, अपने मन की प्योरिटी के लिए, चाहे कितना भी अच्छे अच्छे कर्म किए हो, लेकिन गंगा नहाने की बात रखते हैं। तो गंगा नहाने का मतलब यहाँ पर है कि इम्प्योर था आपका हार्ट, उसको प्योर करने के लिए आपने डुबकी लगाई और सारे जो दुख दर्द थे, पाप थे, सब धुल गए। तो सेम चीज़ यहाँ पर मूड चेंज होने की वजह से जितने भी अंदर गंदगी भरा हुआ था वो सब बदल गया। ठीक है, क्लियर? ये था हमारा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते चलते हैं। जैसे कि मैं बता रहा था आप लोग को कि कभी कभी ऐसे टाइप का लॉन्ग टाइप का भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, जैसे डिस्कस द थीम ऑफ द चेंज एंड रिन्यूअल इन द पोएम, या फिर हो सकता है एक्सप्लोर द सिग्निफिकेंस ऑफ द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री इन द पोएम्स। दोनों का सिंबलाइज किया है, सिंबल किस तरह से लिया गया है। क्रो को सिंबलाइज किया गया डेथ से, या उसको बैड लक के रूप में देखा जाता है क्रो को, उस तरह से हेमलॉक ट्री को भी बैड लक के तरह से देखा जाता है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर देखा जाता है। अगला पॉइंट आता है पोएटिक डिवाइस के रूप में हम बात करते हैं क्वेश्चंस। तो पोएटिक डिवाइस कैसा यूज़ किया गया, तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है, लिखेगा आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द यूज ऑफ पर्सनिफिकेशन इन द पोएम। अब कभी कभी हो सकता है कि क्वेश्चन दे दे कि आइडेंटिफाई करें कि इसमें कौन सा पर्सनिफिकेशन यूज़ किया गया, या तो वो स्टांजा दे देगा, उस स्टांजा में कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज़ किया गया ये आपको बताना है, ठीक है। या फिर अगला देखें, या फिर जैसे कि इसमें दिया है क्वेश्चन, जैसे कि आइडेंटिफाई द एंड एक्सप्लेन द यूज ऑफ पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन हैज़ गिवन माई हार्ट चेंज। ये क्वेश्चन आया हुआ है ऑलरेडी, आपके एग्जाम में पूछा हो गया प्रीवियस ईयर में, ठीक है। तो इसको देखते चलेंगे, देख लीजिए पर्सोनिफिकेशन, तो जैसे पर्सोनिफिकेशन उसी तरह दे सके इमेजरी, आइडेंटिफाई द इमेजरी डिवाइस एंड डिस्क्लोज वेयर इट इज यूज्ड।
तो बताना पड़ेगा कि कौन से लाइन में ये वाला इमेजरी बताया गया है। ठीक है, आगे देखें। हाउ डज द फ्रोस्ट यूज मेटाफर इन द पोएम, किस तरह से ये यहाँ पर नाम दे दिया गया कि फ्रोस्ट ने यूज किया है मेटाफर का, या फिर ये हो सकता है कि हाउ डज द पोएट यूज, ये हो गया। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द इंजैम्पमेंट, इंजैम्पमेंट जो होता है, इंजैम्पमेंट जो होता है इसमें देखेंगे, इंजैम्पमेंट जो होता है इसमें आपको बताया था कि विदाउट स्टॉपिंग, आपने सीधे एंटर मार दिया, बोले तो बिना किसी कॉमा के, बिना किसी फुल स्टॉप के आप क्या करेंगे, इसका यूज कर दिए, तो इसको इंजैम्पमेंट बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अगला बोलता है तो सेकंड स्टांजा बोल रहा है, सेकंड स्टांजा में, सेकंड स्टांजा जो दूसरा दिया, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ, तो वो चीज़ें हैं हमारा यहाँ पर। तो ये था कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आएंगे। अब सबसे ज़रूरी बात, 1 मिनट की और बात मैं करता चलूँगा कि सबसे ज़रूरी क्या है। सबसे ज़रूरी यहाँ पर समझ में ना है कि कभी भी पोएम को लिखना, देखो इससे एक पहला पोएम है, इसके बाद मैं शॉर्ट में बताने लगूंगा कि पहला पोएम है। पोएम में जब भी यूज़ करते हैं तो हमेशा जो टेंस यूज़ करेंगे वो याद रखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट याद रखेंगे, इंडेफिनिट। अब समझ में नहीं आता है आप लोग को प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, तो वर्ब वन यूज़ करेंगे या वर्ब वन में एस या ईएस का ही यूज़ करेंगे, कोई भी टेंस इसमें पास्ट का यूज नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो एक बार दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो एक बार ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि अगले वीडियो में भी ऐसा ही प्यार देने वाले हैं आप लोग इस वीडियो के साथ साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और नई टॉपिक, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे लियो क्लासेस के साथ। बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट एग्ज़ाम। बाय बाय, टेक केयर।